सबसे पहला डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में लिखना, पॉइंट लिखना मैटर कंसिस्ट ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स matter consists of tiny individual particles called as, which is known as, atoms। कहने का मतलब डाल्टन्स का पहला ये कहना है कि कोई भी जो मैटर है वो किन से बना हुआ, छोटे छोटे बहुत जो पार्टिकल्स होते हैं, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उसको हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। दूसरा इनका क्या कहना था एटम्स के बारे में, कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स, particles which cannot subdivided into lower particles। एटम्स आर दी फंडामेंटल पार्टिकल, ये सबसे छोटा पार्टिकल्स है और इसको हम लोग फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आज के डेट में जो 1 रुपये का जो कॉइन है वो सबसे क्या है, फंडामेंटल करेंसी है। अगर हम आपको दें कि बोले जाओ इसको चेंज करा के ले आओ और ऐसी चीज़ें लाना जो कि मार्केट में चले, हो सकता है कि तुम 5 पैसा 10 पैसा 25 पैसा भी मार्केट में मिल जाएगा आपको, कचहरी वचहरी जाओगे तो कचहरी में मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में वो चलेगा नहीं। तो अगर हम बात करें आज के डेट में सबसे फंडामेंटल कॉइन या करेंसी क्या है, 1 रुपी है। तो ये उसी तरीके से कह रहा है कि जो एटम्स है वो क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल है विच कैन नॉट बी फर्दर सब डिवाइडेड। जैसे बायोलॉजी में पढ़ते हो ना कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, इस तरीके से कह सकते हो। तो वहाँ पर भी यही सेकेंड पॉइंट आता है। सेकेंड पॉइंट क्लियर है। तीसरा देखो ये क्या कह रहा कि एटम्स को ना तो बना सकते हैं ना ही क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिखना atoms neither created nor क्या होगा, destroyed। एटम्स को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सही है कि गलत है वो बाद में हम लोग सोचेंगे। ये पहले हम लोग क्या क्या पढ़ रहे हैं, डाल्टन्स के एटॉमिक थ्योरी कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना तो इसको बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देखो ये क्या कहता है कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे, और ये डिफरेंट किससे होंगे, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट। तो लिखना ये फोर्थ पॉइंट होगा ना, सॉरी लिखना एटम्स ऑफ same element will have identical properties किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन 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 सब एक क्या होंगे, एक जैसे होंगे, मास सेम होगा, उनका शेप सेम होगा, और ये सब क्या कहते हैं, रेडियस वेडियस सारी चीज़ें क्या होगा, सेम होगा। एंड विल डिफरेंट फ्रॉम द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स।
दूसरे एलिमेंट से क्या होंगे, अलग होंगे। जैसे हाइड्रोजन एटम और नाइट्रोजन एटम, ये दोनों क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इनका मास अलग होगा, शेप अलग होगा, साइज अलग होगा, सारी चीज़ें क्या होगा, अलग होगा। तो ये फोर्थ पॉइंट भी क्लियर है, आसान ही चीज़ है। फिफ्थ पॉइंट है, ये क्या कहता है कि जो एटम्स होते हैं ना, ये कॉम्बाइन करते हैं, जुड़ते हैं, तब किसका फॉर्मेशन करते हैं, मॉलिक्यूल्स का। तो ये लास्ट पॉइंट इसको लिखना, पढ़े भी हो गया ना, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में एक डाल्टन्स का ये आता है स्टेटमेंट, जो पढ़े हो ना कि एटम्स कॉम्बाइन जो होते हैं फिक्स्ड रेशियो में जो कॉम्बाइन होते हैं, वो डाल्टन्स पढ़ना वहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कहते भी हैं 2 or more atoms combine to, लिख लेना, 2 or more atoms combined chemically to form molecules, to form molecules। दो या दो से अधिक एटम जो हैं वो केमिकली कॉम्बाइंड होते हैं और किनका फॉर्मेशन करता है, मॉलिक्यूल्स के। ये किसके थ्योरी थे, डाल्टन्स के। और जब डाल्टन ये थ्योरी दिया था ना, तो उस ज़माने का ये सबसे बड़ा साइंटिस्ट था, कोई इसको कुछ बोलने को तैयार ये नहीं था। तो जैसे आज से कुछ साल पहले स्टीफन हॉकिंस के साथ कुछ ऐसे ही रहा होगा, अभी तक उनको कोई डिनाई नहीं करा उनके थ्योरी को, लेकिन याद रखना आने दो समय, उनकी भी थ्योरी एक एक करके क्या होंगे, रिजेक्ट होंगे, कहीं ना कहीं पर उसमें भी डिमेरिट्स आएंगे। तो यहाँ पर डाल्टन्स के भी जो थ्योरी है उसमें क्या हुआ, बहुत सारी जगह पर गलती है। तो लिखना ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, ड्रॉबैक्स ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ये क्या कह रहा था कि एटम्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल। क्या होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, लिखो, एटम्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल, एटम्स आर नॉट द फंडामेंटल पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल। तो फंडामेंटल पार्टिकल क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, लिख लेना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, है ना, आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डाल्टन्स की थ्योरी क्या हो गया, फेल हो गया। दूसरा ये क्या बोल गया था, एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्या एटम्स बना सकते हैं, क्या एटम्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, कर सकते हैं, बना नहीं सकते हैं, नहीं बना सकते। लिखो लिखो लिखो, atoms can be created or destroyed कहाँ पे कर सकते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस में एटम्स बना भी सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं ना। ठीक है, एनर्जी जो है वो मास जो एनर्जी में कन्वर्ट होता है वो तो ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिए, क्रिएट भी होता है। सर कैसे, तो आपको पता होगा कि यूरेनियम जो है, यूरेनियम 92 होता है और ये क्या होता है 238। ये अपने आप डिसोसिएट किस में करता है, मानो थोरियम में 92 क्या हो जाएगा 34, 234 प्लस यहाँ पे क्या होगा अल्फा पार्टिकल। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, यूरेनियम डिस्ट्रॉय हो रहा है और थोरियम और हीलियम का क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो गया। तो जो डाल्टन्स कह रहा था कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, वो स्टेटमेंट जो है वो न्यूक्लियर रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन ओवरऑल बात करें तो नहीं है। मतलब एटम्स कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। उसी तरीके से अगर मान लो कि अल्फा पार्टिकल इज पॉजिटिवली चार्ज हीलियम एटम, इसको अगर हम लोग बम्बार्ड करते हैं किसके ऊपर,
बेरिलियम के ऊपर, तो बेरिलियम के ऊपर में तो यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, बोलो, कार्बन का, और साथ ही में यहाँ पर न्यूट्रॉन का फॉर्मेशन। इस रिएक्शन में हीलियम और बेरिलियम क्या हो रहा, डिस्ट्रॉय हो रहा, फॉर्मेशन किसका हो रहा, कार्बन का। तो यहाँ पर जो डाल्टन्स का एटॉमिक थ्योरी था कि एटम्स नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो क्या हो गया, फेल कर गया, है ना। तो ये तो समझते होगे ना कि बॉम्बार्डेड मतलब हाई वेलोसिटी से फेंक देना, है ना। अभी जैसे रसिया यूक्रेन के ऊपर कर रहा, और रसिया इंडिया को भी दे रहा मिसाइल, यहाँ लाके इज्जत से रख दे रहा स्टोर में। इंडिया सारा मैक्सिमम मिसाइल किससे लेता है, रसिया से लेता है, तो यहाँ भी दे रहा है, लेकिन यहाँ पे इज्जत से लाके रख दे रहा है ना। जैसे तुम अगर हमसे मांगे कि सर ये पेन दे दीजिए, हम तुमको दे दिए, और बम्बार्ड करना हो तो फेंक के मार देंगे। तो ये वही चीज़ है, हीलियम को बहुत हाई वेलोसिटी में बम्बार्ड करते हैं, ये 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट होता है। सोच लो, इमेजिन कर लो कितना हाई होता होगा। अगर गोली की बात करें ना, पिस्टल विस्टल से जो गोली निकलती है उसका वेलोसिटी होता है 300 से लेकर 400 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर हीलियम क्या है, तो ये ऑलमोस्ट मान के चलो 1/10 मतलब 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। उतने हाई वेलोसिटी से अगर बम्बार्ड करोगे तो क्या होगा, तो ये पूरा एकदम इसका न्यूक्लियस भी टूट जाता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होता है, जो न्यूक्लियस में जो टूटना या कह सकते हो कि वो फिजन या फ्यूजन होता है उसको कहते हैं। तो यहाँ वाली चीज़ें क्लियर है। तो डाल्टन यहाँ भी फेल कर गया। इसके अलावा डाल्टन्स क्या बोला था कि जो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट होगा वो क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो बताओ कि क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 दोनों तो सेम हो गया। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स इसको सेम हो जाना चाहिए था, लेकिन ये दोनों सेम है, तो डाल्टन्स की वो थ्योरी भी क्या हो गया, फेल कर गया। लिखो, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट can have different properties that is in case of क्या हो जाएगा, आइसोटोप्स। आइसोटोप्स तो सेम ही एलिमेंट के होते हैं, लेकिन दोनों जो होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग। एक का मास 35 है, एक का मास क्या है 37। अगर मास अलग है तो क्या उनका रेडियस या साइज भी सेम होगा, क्या नहीं होगा। प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। इवन रिएक्टिविटी भी अलग अलग होता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ भी अलग अलग होते हैं। जब ये सब पढ़ोगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह में, कि अगर CC बॉन्ड है और एक C और C14 बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन 18 बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रांग है। सब पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड है, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना। अगर आइसोटोप्स भारी होता है तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होता है, ओवरलैपिंग ज़्यादा होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनाएगा। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करते हैं इन सब चीज़ों पर। बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आती। तो डाल्टन्स की जिस प्रकार से वो थ्योरी देता है कि हम लोग रिजेक्ट करते हैं, यही हुआ ना। तो यहाँ से डाल्टन्स खत्म। तो डाल्टन्स थ्योरी में बस इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। डाल्टन्स थ्योरी के बाद में जो हम लोग पढ़ते हैं J.J. थॉमसन थ्योरी, उसको भी लिखना। नाम सुने हो, J.J. थॉमसन। और इसका क्या कहते हैं हम लोग, थॉमसन एटॉमिक मॉडल। इसका दूसरा नाम क्या होता है, वाटर मिलन मॉडल। और क्या कह रहे थे, प्लम पुडिंग मॉडल।
देख रहे हो ना, नाम इतना ज़्यादा है, काम कुछ नहीं है इसका। और सबसे छोटा नाम है बोर्स एटॉमिक मॉडल, और सबसे ज़्यादा सिलेबस में वही है। और ये इतना बड़ा नाम है और ये कुछ नहीं है। तो जे थॉमसन है, जे थॉमसन का केमिस्ट्री में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी इन्होंने ही किया था, कैथोड रे वगैरह के बारे में। तो यहाँ पर जे थॉमसन एटॉमिक मॉडल के बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, और इनके कुछ मॉडल कुछ हद तक सही भी हैं। बात को समझना, इनके जो मॉडल है कुछ हद तक सही भी हैं कुछ जगह पर। जैसे देखो इनका क्या कहना है, तो देखो इनका क्या कहना है कि एटम्स जो हैं वो किस, क्या हुआ, वाटरमेलन ग्रीन कलर का होता है, अच्छा बाहर का, ठीक है उतना अब बोलोगे तो फिर है ना। नहीं इसके कलर जो है, बोलोगे सर ये वाटरमेलन ऐसा नहीं होता, ये तो दूसरा रेड हो गया इस तरीके से, ये कलर ठीक है ना, ठीक है चलो। तो जे थॉमसन का देखो एक स्टेटमेंट सही था, लास्ट में थोड़ा एनर्जी में रहो, बैठो अच्छे से बैठो, गाल पे हाथ रख करके थोड़ी यहाँ पे कुछ सोच रही हो, सोचना नहीं है, सिर्फ इनटेक दिमाग में लाना सब कुछ। तो ये नहीं कि वाटरमेलन सोचने लगे कि सर इसका एग्रीकल्चर कैसे होगा, इसका खेती कैसे होगा, इसका प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाएगा, कहाँ पे होता है ना। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि वाटरमेलन वगैरह के बारे में, तो वाटरमेलन, तो ये इसका जे थॉमसन का ये स्टेटमेंट ध्यान में रखना। इनका कहना था कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप, सही है कि गलत है? उस जमाने में जो बोले थे सही है, आज भी क्या है, सही है। दूसरा इनका क्या कहना था कि इनके बीच में देखो, जब ये जे थॉमसन वगैरह अपना एटॉमिक वगैरह पर काम कर रहे थे, जो भी साइंटिस्ट, एक चीज़ कॉमन देखना, सबसे पहले किनका डिस्कवर हुआ था, मेटल्स का कि नॉन मेटल्स का? मेटल्स का। मेटल्स का नेचर क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो जितने भी मॉडल मिलेंगे चाहे पीरियोडिक टेबल या इसमें, तो तुमको ये चीज़ें हमेशा बार बार मिलेगा कि मेटल्स का नेचर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो वो क्या होगा, किस फॉर्म में मिलेगा, कैटायन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। तो यही चीज़ उस जमाने में भी था। तो जे थॉमसन ने क्या, उनको क्या लगा कि एटम्स आर स्फेरिकल इन शेप इन विच पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज एंड नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एज लाइक सीड्स इन वाटरमेलन। वाटरमेलन में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या होता है, सजा होता है एप्पल की तरह में, सेंटर पे ही होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। पपीता में बीज कहाँ होता है, सेंटर में, वो तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। एप्पल में बीज कहाँ पर होता है, सेंटर पे। तो ये कुछ अलग चीज़ें होंगे। इनको ऐसा नहीं कि वाटरमेलन क्यों लिए, वाटरमेलन में क्या है कि उसमें मोस्टली क्या होता है, उसके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो ये इस तरीके का वहाँ पर है। इसके अलावा ये जो होता है ये M+ है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इस तरीके का। तो ये कुछ ऐसा इनका कहना था। ये चीज़ें समझ में आपको? और ये कंपेयर क्या कर रहे थे कि जो वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन है वो कैटायन है, और सीड्स जो है वो क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो है वो क्या है, दैट इज आप कह सकते हो कि कैटायनिक पार्ट, कैटायनिक पार्ट। तो लिखना, अकॉर्डिंग टू जे थॉमसन, according to J.J. Thomson, atoms are spherical, atoms are spherical in shape, in which
positively charged and negatively charged ions are uniformly distributed as like seeds in watermelon, as like seeds in watermelon, as like seeds in watermelon। तो ये सबसे पहले किसका कहना था? जे थॉमसन का। देखो इसका दूसरा नाम है प्लम पुडिंग। पुडिंग का मतलब क्या होता है? हा? क्या होता है? खाने का सामान होता है। अरे केक वगैरह में देखे हो कि कैसे से उसको सजाया जाता है? चम्मच से। चोको चिप्स चेरी से या चॉकलेट से इस तरीके से सजाया जाता है। आज के डेट में भले तुम्हें डिजाइनर या जो बोले उस तरीके का केक मिल जाएगा, लेकिन आज से 20 साल पहले एक सिर्फ वनीला फ्लेवर और यही आता था, और उसमें क्या कहते हैं केक होता था, बस बीच बीच में क्या होते थे, रेड कलर का चेरी होता था। पूछना अपने पेरेंट लोग से पूछना। तुम्हारे टाइम में तो बहुत डिजाइनर आ गया कि रेड वेलवेट चाहिए, तो ये चाहिए वो चाहिए, तो तुम्हें तो सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल है। लेकिन तो उस ज़माने में क्या होता था कि केक को कैसे डेकोरेट करते थे, तो इनका भी तो वही है। और मोस्टली देखना पुराने जितने भी केक होते थे वो क्या होते थे? वो सर्कुलर होते थे। आज के डेट में नहीं है, कोई नाव बना रहा है तो कोई क्रिकेट का स्टेडियम बना दे रहा है, तो उस ज़माने में कुछ ऐसा ही होता था। वो क्या कर रही है? फिर मोबाइल यूज़ कर रही हो? नहीं, गलत है। लाओ मोबाइल। क्या कर रही हो तुम? कौन सा बुक? गलत है। तुम मोबाइल यूज़ कर रही हो तो पढ़ा रहे हैं हम इधर, तुम अपने में बिजी हो। तुमको लग रहा है कि नहीं हम झूठ बोल दे रहे हैं, तो गलतफहमी का शिकार हो। क्योंकि हम फर्स्ट पेज में बैठ के मोबाइल यूज करते थे कॉलेज में, तो अगर तुम चाहोगे कि हम लास्ट पेज में बैठ कर यूज कर ले, सर को पता ना चले, तो ये गलत तरीका है ना। तो हम पर्सनली हम बात करें, फर्स्ट पेज में बैठ के यूज कर लेते थे। तो तुम चाहोगे कि, लेकिन वो कॉलेज था। नहीं एग्जाम टाइम में मोबाइल अलाउड नहीं था। इवन बैग भी अलाउड नहीं था। जब हम लोग का एग्जाम चलता था ना, तो बैग आपको ये इस पोर्शन में रखना पड़ता था। बैग लेके आओ कॉलेज में, सामने रखना, उधर लेके नहीं जाना बैग। तो इसलिए मना करते। लेकिन कोचिंग में हम ये नहीं किए थे कभी भी। जब भी पढ़ते थे, पढ़ने टाइम नहीं करते, जो जिसका जो टाइम था उस टाइम में वो करते थे। इसलिए कोशिश करो इन सब चक्कर में ना रहे। नहीं तो तुम अभी जाके पेरेंट को बोल दो, देखो कोई नीट नहीं होने वाला है मेरा, दाम है, तो जाके बोल दो, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारा। तो ये सब चक्कर में मत रहो। पढ़ा रहे ये सब चीज़ें काम आएगा। देख रहे हो आज के डेट में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन, तो धीरे धीरे करके यहाँ से माहौल बनेगा, तब आओगे स्क्रूडिंगर तक, है ना, स्क्रूडिंगर तक या हाइजेनबर्ग तक तब आओगे। जब ये सब चीज़ें क्लियर होगा ना, ये सब चीज़ें क्लियर होगा, तब तक वहाँ पहुँचेगा, नहीं तो नहीं पहुँच पाओगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि, अब बात मन करो कि अगर उस तरीके से प्लम पुडिंग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केक वगैरह को डेकोरेट करते थे। और यहाँ पर क्रिसमस ट्री वगैरह को भी देखे होगे, तो अगर क्रिसमस ट्री वगैरह में देखोगे तो देखना कि बहुत अच्छे से रेड कलर के इस तरीके से बल्ब वगैरह होते हैं, उसको बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं। तो बहुत जब मार्केट में बिकता है देखना क्रिसमस के टाइम में, तो बहुत सुंदर डेकोरेटिव टाइप के मिलते हैं आपको। तो इसलिए ये चीज़ें उसको वहाँ से क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। उसमें लिख भी देना, है ना। जो इसका जो रेड पोर्शन होगा, रेड पोर्शन ऑफ वाटरमेलन, है ना, वाटरमेलन का जो रेड पोर्शन होगा जिसको हम लोग खाते हैं, है ना, ये इसको वो क्या कहा जाता है, दैट इज कह सकते हो कि M+ के फॉर्म में। और सीड्स, वाटरमेलन के सीड्स खाते हो? महंगा वाला फॉर्म में,
जाना तुम कभी किसी ड्राई फ्रूट्स वाले दुकान में जाना, बोलना वाटरमेलन सीड्स देने, जिसको मगज कहते हैं, जिससे बुद्धि बढ़ती है, इसलिए नहीं बुद्धि बढ़ रहा तुम लोग को। और ये मिलता है 700-800 रुपये केजी मिलता है। बहुत सारे सब्जी वगैरह में, ग्रेवी में भी इसका यूज करते हैं। हाँ, तीन टाइप के होते हैं, खीरा का भी आता है, मस्क मेलन का भी होता है, इसका भी आता है, तीनों अलग अलग वेराइटी होते हैं। चलो इधर, अरे उधर मत, इधर देखो, सीड्स होते हैं, ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, है ना। इसमें मैग्नीशियम बहुत रिच अमाउंट में होता है, मैग्नीशियम। बॉडी को हर चीज चाहिए। किसमें? आलमंड्स। आलमंड से ज़्यादा लोग कहते हैं अखरोट में से बुद्धि होती है ना। हम तो कुछ नहीं, कि दोनों नहीं खाते हैं, दोनों नहीं खाते। पहले खाते थे, लेकिन कभी कभी भूल जाते हैं। सोचे कि अखरोट खाते हैं मेमोरी बढ़ाने के लिए, और उसको फुलाना डालना ही भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं पे कुछ है। बादाम भी खाते हैं इसलिए कि मेमोरी बढ़े, और उसको रात में ही उसको फुलाना है, यही भूल जाते हैं। चलो, ये चीजें क्लियर है। तो ये जे थॉमसन मॉडल यहां पर है, क्या ये सही है? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऐसे होते हैं, वो स्फेरिकल ऑर्बिट्स में होते हैं। क्या ये पॉजिटिवली चार्ज ऐसे यूनिफॉर्मली होता है? बस एक लाइन लिख लो, ड्रॉबैक लिख लो उसका। ड्रॉबैक लिखना पहला पॉइंट, ड्रॉबैक लिखना पहला पॉइंट लिखना, पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज species are not uniformly distributed, are not uniformly distributed. Positively charged and negatively charged species are not uniformly distributed. वो uniformly distributed नहीं है। कहाँ है लिखाने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन स्टेशनरी स्फेरिकल ऑर्बिट या इस तरीके से, एंड द पॉजिटिव चार्ज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये सब चीज़ लिखाने की हमको लगता है अभी ज़रूरत नहीं है। बस तुमको ये चीज़ें पता चल गया कि भाई ये होता है, ये इसका लिमिटेशन यहाँ पर आ गया। इसके बाद में हम लोग अब कुछ पढ़ते हैं, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। रदरफोर्ड रुक के पढ़ेंगे। पहले तुमको पता तो चले कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होता है। टॉपिक लिखना है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। और सबसे पहले लिखना डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी का नाम क्या है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। It is given by J.J. Thomson. It is given by J.J. Thomson. J.J. Thomson के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। J.J. Thomson। तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किस साइंटिस्ट का है? हाँ, माइकल फैराडे का। इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज़्यादा किसका कंट्रीब्यूशन है? माइकल फैराडे का। तो माइकल फैराडे ने सबसे पहले मेटल्स के लिए काम किया था, कि मेटल्स की कंडक्टिविटी के लिए। पढ़े होगी फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड लॉ, ये सब चीज़ें। तो फैराडे ने सबसे स्टार्टिंग में काम किस पर किया था? सॉलिड पर, मेटल्स पर। जब वहाँ पे उनको सक्सेस मिल गया तब वो सॉल्यूशन की तरफ बढ़े। जो फैराडे फर्स्ट लॉ या सेकंड लॉ जो पढ़ते हो तो उसमें उसका भी है, सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। एक्वस सॉल्यूशन से जाके डिपोजिट करता है या लिबरेट होता है ना वहाँ पर। तो जब वो सॉलिड में वो सक्सेस कर गए तो नेक्स्ट उनका टारगेट क्या रहा? लिक्विड सॉल्यूशन के। सॉल्यूशन में भी जब उनको सक्सेस कर गए तो उनका नेक्स्ट टारगेट क्या था? गैसियस। तो वो क्या हुआ कि गैसियस चीज़ों के ऊपर में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जैसे तुम लोग अगर साइकिल या बाइक सीखे होगे, पहले 2 हाथ से हैंडल पकड़े होगे, फिर क्या किए होगे? एक हाथ
हटाए हो गए, फिर दोनों हाथ हटाए हो गए। अरे ये तुम नहीं हटाए, कोई किसी ना किसी को देखे तो हो गए। तो ये कब आया? जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तब ना। ऐसा नहीं कि पहला दिन सीखने गए और क्या था और हाथ छोड़ दिए। तो माइकल फैराडे भी उसी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट अप होते गया, पहले किस पर? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसेस। तो यहाँ पर जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे ना, तो उनका जो आइडिया था एक्सपेरिमेंटल सेटअप का, उसको कौन चोरी कर लिया? जे थॉमसन। जे थॉमसन ने उनके आइडिया को क्या कर लिया? चोरी कर लिया। और उनका जो कैथोड रे वाला जो ये एक्सपेरिमेंट है वो कुछ इस तरीके से वो बनाए। चलो साथ साथ में भी बनाते चलो, फिर इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना? नहीं बनाओगे? नहीं बनाओगे तो फिर पीडीएफ आ जाएगा, तो फिर कॉपी में एक डायरेक्ट छाप लेना। क्या कहते हो? या इसी जो बना रहे हो उसी को जाके चिपका दोगे? दो भी एक से टाइम बचेगा। और सबसे ज़्यादा दिक्कत तुम लोग का भी टाइम का ही है, टाइम मैनेज करो सब हो जाएगा। ये टर्मिनल एक छोटा एक बड़ा है, गलती से हो गया है? ये क्या है? छोटा टर्मिनल क्या होता है? निगेटिव। बड़ा टर्मिनल ये पॉजिटिव। तो ये कैथोड है और ये क्या है? बोलो। एनोड है, ये पॉजिटिव है। कैथोड और एनोड पॉजिटिव है। तो जल्दी से बनाओगे? बना लिए इसको? ये जो वोल्टेज है अभी ये सब बोर्ड पे कितना वोल्ट होगा? हाँ 230 होता है ना। इंडियन में 230 है, इंडिया के बाहर में कहीं भी 220 मिलेगा आपको। इसीलिए इंडियन जो प्लग है ना, अगर तुम चार्जर लेके चले गए फॉरेन में तो बहुत जगह पर नहीं भी लगता है। तो यहाँ पे क्या होते हैं 230 वोल्ट के बाहर पर 220 वोल्ट के होते हैं। देखो करेक्शन में 220 का फिर नेक्स्ट मल्टीपल 440 वोल्ट सुने होंगे, 460 वोल्ट नहीं सुने होंगे। तो इंडिया कॉपी किया लेकिन थोड़ा ही कर पाया। तो ये जो है वो 230 वोल्ट का है और ये मात्र 10,000 वोल्ट है। ये कितना है? 10,000 वोल्ट है। और इसको ना वैक्यूम ट्यूब भी कहते हैं। वैक्यूम का क्या मतलब होता है? जीरो प्रेशर। वैक्यूम का मतलब क्या होता है? जीरो प्रेशर। तो जीरो तो नहीं होता कुछ भी चीज़, तो ये होता है 10⁻⁻⁴ ATM। अरे नहीं के बराबर है 0001। हम बोलेंगे किसी को कि तुम सही आंसर दिए हम तुमको इतना पैसा देंगे, क्या बोलोगे? बोले सर रख लीजिए आप। तो ये 10⁻⁻⁴ ATM होता है इसके अंदर में। इसके अंदर में अब देखो क्या होता है, इतना बना लियो, अब कलम चलाना रुक जाओ, उसको हम समझा देते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इससे बहुत सारी चीज़ें पूछा जाता है, दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, कि कैथोड रे का क्या चीज़ है इस तरीके से। तो यहाँ पर हम लोग क्या करें, ये हाई एनर्जी है और ये क्या है? लो प्रेशर है। हाई एनर्जी एंड लो प्रेशर ये जो है वो गैस को आयनाइज करने में मदद करता है। प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैसेस मॉलिक्यूल एक दूसरे के क्या होंगे? पास में आएंगे। पास में आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को निकालना टफ है। इसलिए प्रेशर क्या कर रहे हैं? कम ले रहे हैं।
एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी तो समझ में आता ही है। हाई एनर्जी लेंगे तो गैस क्या होगा, जल्दी आयोनाइज करेगा। तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं, लिखना नहीं अभी है ना, कि एक पॉइंट हम लिख रहे हैं कि हाई एनर्जी या हाई वोल्टेज एंड लो प्रेशर हेल्प्स टू, लिखना नहीं है, रुक जाओ ना, आयोनाइज द गैस, आयोनाइज द गैस। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी गैस लेंगे, मान लो हाइड्रोजन लेते हैं, तो हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H+ और इलेक्ट्रॉन में। अगर यहाँ पर हम कार्बन लेते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C+ और इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन लेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, प्लस इलेक्ट्रॉन। तो जिस तरीके की जो भी चीज़ें लेंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करके इसमें आ जाएगा। आयोनाइज यही होता है ना, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देना। क्या ये चीज़ें क्लियर है? अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, ये एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज है, ये तो एक प्लेट है, टर्मिनल है, ये एनोड टर्मिनल है और ये क्या है, कैथोड टर्मिनल। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इधर की तरफ जाएगा तो इसे टकरा करके ही रह जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसके अंदर में छोटे छोटे होल्स बनाते हैं, इसको परफोरेटेड कहते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, होल परफोरेटेड, सो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन जो है उधर की तरफ जाएगा तो इसके अंदर से पार करके चला जाए। तो यहां पर कैथोड के ऊपर पॉजिटिव है, तो कुछ पार्टिकल जो हैं वो क्या करता है कि इस फॉर्म में यहां से ये निकलना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो इधर की तरफ जाएंगे वहां पर। अब ये इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन जाकर के इसके वाल पे हम पे टकराने से कोई फायदा उसको नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि ZnS की कोटिंग करते हैं। किसका कोटिंग करते हैं, ZnS की कोटिंग करते हैं। ZnS इसलिए करते हैं क्योंकि ये आयंस के फॉर्म में होते हैं, +2 और -2। आयनिक कंपाउंड है, चार्ज ज़्यादा है, दोनों पे +2 और -2। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट 3000 होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत 3000, बहुत हाई, मतलब आयरन से ज़्यादा होते हैं। और इसके अंदर में इतनी एनर्जी है कि इसको यहाँ पर कुछ बढ़िया मटेरियल लेना पड़ेगा। दूसरा कि ये किस फॉर्म में है, आयंस के फॉर्म में। तो ये इसलिए भी लेते हैं क्योंकि ये एक कह सकते हो कि फ्लोरेसेंस टाइप का मटेरियल होता है जो लाइट इमिट करता है। तो अगर नॉर्मली अगर हम बात करें कि दो पत्थर ले लें, दो पत्थर को हल्का से टकराएं, तो क्या वहाँ से कुछ लाइट इमिट होगा, नहीं, हल्का सा। दो पत्थर को हल्का से इमिट कर दे तो नहीं होगा, लेकिन दो पत्थर को लेकर जोर से अगर टकरा दें, लाइट इमिट करेगा। ये तो दो पत्थर के और हाथ की वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, और हाथ की वेलोसिटी मैक्सिमम कितना जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50, 60, 80, 70 किलोमीटर पर आवर, उससे ज़्यादा स्पीड नहीं जा सकता। तो लेकिन यहाँ पर ये कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का स्पीड बहुत हाई होता है। ये ऑलमोस्ट क्या होता है, 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट के आसपास होता है। ये पढ़ाएंगे अभी, होता है 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ये हाई वेलोसिटी से यहाँ पे जाएगा और Zn+2 के ऊपर क्या करेगा, टकराएगा। टकराएगा तो ये क्या करेगा, ये स्पार्क करेगा, कलर इमिट करेगा। तो ये यहाँ की तरफ जा रहा है, इसलिए ZnS यहाँ पर लिए। ZnS क्यों नहीं, ये चीज़ें क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो भी हम लोग गैसेस पार्टिकल ले रहे हैं या जो भी चीज़ें ले रहे हैं, वो एक ऐसा पार्टिकल इमिट कर रहा है जिसका अट्रैक्शन किधर की तरफ है, पॉजिटिव की तरफ। मतलब ऐसा पार्टिकल इमिट हो रहा है जिसका अट्रैक्शन किससे है, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब क्या हुआ कि एटम्स में कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि नेगेटिव का ही अट्रैक्शन किससे होगा, पॉजिटिव के तरफ होगा। तो ये एक्सपेरिमेंट वाला जो चीज़ है वो समझ में आपको, कि क्यों परफोरेटेड ले रहे हैं, क्यों जिंक ले रहे हैं। और यहाँ से क्या दिखाई देगा कि ये जो H+ है, तुम एक बार इमेजिन करना कि अगर हाइड्रोजन लेते हैं 1 ग्राम, कितना ले रहे हैं, 1 ग्राम, तो ये 1 मोल हो गया। इलेक्ट्रॉन कितना निकलेगा,
रे निकलता है, उसका सोर्स क्या होता है? हाँ, तो यहाँ पर सोर्स क्या है? कैथोड है। तो कैथोड की तरफ से क्या निकल रहा है? सारा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे। तो ये इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कुछ चीजें यहाँ पर समझ में आया? उसके बाद और भी चीजें यहाँ पर देखो, इसके कैथोड रे मॉनिटर से भी हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं। या पुराने जो टीवी होते थे कैथोड रे, या पुरानी रंगीन टीवी, जो डब्बा वाला जो रंगीन टीवी हुआ करता था, तो उनका भी स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता था। यहाँ पर उनका पिक्चर ट्यूब होता था और ये कुछ इस तरीके से देखना कि वो टीवी का ऐसा ही कुछ रहता था, स्क्रीन वगैरह। अब यहाँ पर क्या है, जो जितना बेहतर क्वालिटी का पिक्चर देता था, इसका मतलब है कि उसके अंदर में ये उतना ही वेलोसिटी से टकराएगा। तो जितना ज़्यादा वेलोसिटी से टकराएगा उतना एनर्जी क्या करेगा, ये रिलीज करेगा, और जितना रिलीज करेगा उतना बेटर पिक्चर क्वालिटी होगा। इसलिए देखना कि कभी कभी इस तरीके की जो टीवी में जैसे ही वोल्टेज कम होता है तो पिक्चर क्वालिटी भी क्या हो जाता है? कम। क्यों? वोल्टेज कम होगा, एनर्जी कम मिलेगा, आयोनाइज कम होगा, तो ये कम वेलोसिटी से टकराएगा, तो उसके क्या होगा, वो ब्लिंक भी क्या करेगा, कम करेगा। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंड करता है? ये इसके ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ तक क्लियर है? इसके अलावा एक चीज़ और समझाते हैं, जितने भी कैथोड रे होते हैं वो सभी एक जैसे होते हैं, वो गैस का नेचर पे डिपेंड नहीं करता। जैसे ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, मतलब ये जो कैथोड रे हैं वो क्या गैस के नेचर पे डिपेंड करेगा? मतलब दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ गैस। तो कुछ इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पर अब समझाएंगे, और यहीं से पता चलता है कि किसी भी एटम्स में एक निगेटिवली पार्टिकल्स भी होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये स्ट्रक्चर समझ में आया आपको? तो चोरी किया तो कुछ अच्छा काम के लिए किया। चलो बनाओ इसको। कुछ पॉइंट्स पढ़ाना है इसलिए लिखो जल्दी से। बायोलॉजी किताब एकदम नई दिख रही है। बायोलॉजी किताब नया लिया ना? 11-12 वाला मतलब है वो वाला, मतलब काफी पुराना सा। इसका मतलब 11-12 पढ़े हो अच्छे से। देख लिया इसको? चलो तो लिखना, इन दिस एक्सपेरिमेंट some particles of atoms in this experiment some particles of atoms are attracted by anode terminal ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव, एनोड टर्मिनल ब्रैकेट में लिखो पॉजिटिव, which gives the idea that atoms contains negatively charged particles. Atom contains negatively charged particles, क्योंकि कभी भी अट्रैक्शन किस में होता है? अपोजिटली चार्ज इसमें होता है। उसमें क्या होता है?
अट्रैक्शन होता है। तो ये वही कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर पॉजिटिव से अट्रैक्शन हो रहा है, इसका मतलब है कि उस एटम के पास में कुछ ना कुछ क्या रहे होंगे, निगेटिवली चार्ज। फुल स्टॉप देके लिखना। देयर सोर्स इज कैथोड टर्मिनल, their source is cathode terminal, so it is also known as cathode ray, कैथोड रे और एनोड रे में बच्चों को थोड़ा सा डाउट होता है। अब ये याद रखना है कि सोर्स के बारे में बात करते हैं। कभी भी स्टेशन जाओगे ना तो कुछ लोग ऐसे इंक्वायरी करते हैं कि पटना से ट्रेन आ गई, हावड़ा से ट्रेन आ गई, ये नहीं बोलती है कि रांची वाली ट्रेन रांची आ गई, ऐसे बोलेंगे। तो कहाँ से बात करते हैं, सोर्स से बात करते हैं। तो ये वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि इसका जो सोर्स है वो क्या दिख रहा है, ये कहता है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन लिखवाएंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। फर्स्ट पॉइंट लिखना, all cathode rays are travels in straight line with high velocity, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए वर्ड है। अगर कोई चीज़ स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है मतलब उसकी वेलोसिटी क्या होगा, कम होगा कि ज़्यादा होगा, ये ज़्यादा। अगर मान लो कि हमको इस चीज़ को किसी को फेंकना है तो अगर हल्के वेलोसिटी में फेंकना है और वहाँ तक फेंकना है तो कैसे, इस तरीके से, और हाई वेलोसिटी से फेंकेंगे तो ये स्ट्रेट पाथ को फॉलो करेगा। बात समझ में आ रहा? कभी भी देखना कि अगर स्पिन बॉलर की बॉल स्पिन क्यों करता है, स्विंग क्यों करता है, स्लो स्पिन में रहता है। और जिनको क्रिकेट में इंटरेस्ट होगा वो देखना कि अगर स्पिनर बॉल को 75 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर फेंकता है तो उसके बॉल ज़्यादा टर्न करते हैं रैदर देन कि 100 या 110। तो टर्न तभी होगा जब स्पिन क्या होगा, मतलब वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो ये कह रहे हैं कि जो कैथोड रे है वो स्ट्रेट लाइन में फॉलो करेगा विथ वेरी हाई वेलोसिटी। पहला ये चीज़ क्लियर है। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेकेंड पॉइंट इसमें लिखना कैथोड रे के बारे में। दे फॉर्म्स shadow if an object comes to their path, it shows that it contains some energy। शैडो का फॉर्मेशन कब होता है, सूरज की एनर्जी में या रात के अंधेरे में? तो एनर्जी होगा तभी तो शैडो का फॉर्मेशन होगा। जैसे यहाँ पर भी देखना कि अगर हम बात करते हैं कि ये शैडो जो दिख रहा है इसलिए ना, क्योंकि इधर से लाइट क्या हो रहा आ रहा, और इसमें क्या कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, अगर ये नहीं रखे तो कहाँ से शैडो का फॉर्मेशन हो रहा। तो यहाँ पर यही हम समझा रहे हैं कि अगर इनके बीच में कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट रख दे, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रख दे तो ये क्या करेगा, शैडो का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आया? इसका मतलब है कि कैथोड रे का अपना कुछ एनर्जी होगा यहाँ पर। क्या ये पॉइंट क्लियर है? दूसरा यहाँ पे कहते हैं कि अगर कोई स्मॉल व्हील या पैडल रख दो तो इलेक्ट्रॉन अगर ये टकराएगा, अगर मान लो कि स्मॉल व्हील या पैडल रखते हैं और कोई चीज़ इससे अगर टकराएगा तो ये क्या करेगा, रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका मतलब है कि रोटेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जो अगला चीज़ से टकरा रहा है उसमें क्या है, मास है। रोटेशन किससे होता है, मास से, एनर्जी से नहीं। मान लो कि यहाँ पर इसको हम रख दें और एक म्यूजिक सिस्टम बजा दें जोर से, तो ये रोटेट करने नहीं लेगा, वाइब्रेट करेगा लेकिन ये रोटेट नहीं करेगा। रोटेट कब करेगा, जब कोई मास वाली चीज़ें इसको क्या करे। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ एक मास। बात समझ में आ रहा? तो लिखना, if a small wheel or paddle
comes to their path, it will start rotating. अभी नहीं बोला कि सर ट्रेन का चक्कर ला दें, स्मॉल व्हील या पैडल, ये उसी को कैथोड रे किसको रोटेट कर पाएगा, स्मॉल व्हील या पैडल। जो साइकिल का पैडल सोच रहे वो बहुत भारी हो गया, स्मॉल व्हील या पैडल वो उसको रोटेट करेगा, इसलिए रोटेट करेगा। इसका मतलब कि इसका मतलब क्या है, मास है। उसमें लिखे कंटिन्यूटी में लिखना, इट मीन्स इट हैज सम मास, इसमें कुछ मास है इसलिए इसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा। कहीं कोई दिक्कत? तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट लिखना, कैथोड रेज आर independent of nature of the gas, समझ में आ ही रहा होगा कि ये सारे जो कैथोड रे हैं इसका इसके सोर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर हम लोग कभी ब्लड बैंक जाते हैं तो पूछते हैं कि कौन सा रिलीजन का है, कौन सा कास्ट का है, कौन से कंट्री का है, बोलो, पूछते हैं। क्यों? वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन हो सकता है कि डीएनए के लिए हम लोग वहाँ पे बात करेंगे कि कौन सा डीएनए का है। मान लो किसी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो जैसे तैसे किसी का किडनी नहीं लगवा लेंगे, डीएनए मैच कराएंगे तब लगाएंगे उसको। तो कुछ जगह पर ये डिपेंडेंट होते हैं, कुछ जगह पर डिपेंडेंट ये नहीं होते हैं। तो ये वही चीज़ हम लोग कहते हैं यहाँ पर कि ये जो है वो इसके नेचर पे डिपेंड ये नहीं करेगा। तो कैथोड रे का सारा कहानी समझ में आपको। नेक्स्ट टॉपिक लिख लो, एनोड रे। टाइम हो गया है। एनोड रे और या उसको डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, ये बढ़िया टॉपिक है। जो तुम्हारे घर पे दादा दादी और या पेरेंट्स एथिक्स की बात करते होंगे कभी कभी कि चोरी का जो धन होता है वो चोर ले जाता है या कुछ इस तरीके की बात करते हैं ना। तो जब जे थॉमसन चोरी कर लिया ये तो इसको छोड़ देगा, हाँ? तो इसमें गोल्डस्टीन करके एक था, वो क्या किया, वो सोचा कि जब निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव कहाँ गया। बस इतना ही बुद्धि लगाया कि निगेटिव उधर गया तो पॉजिटिव कहाँ गया। बस चुपचाप यहाँ पर एक परफोरेटेड बनाया और ZNS की कोटिंग इधर लगाया और दोनों इक्विवेलेंट हो गया। जितना जे थॉमसन हो गया उतना ही ये हो गया। तो ये चीज़ अगले क्लास में स्टार्ट करेंगे। प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा सा चेंजेस आएगा तो ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिलहाल जो तुम लोग का ये चैप्टर टेस्ट है उस पर थोड़ा सा ध्यान दो और नंबर लाने की कोशिश करो। चैप्टर टेस्ट कब है? 14 को है ना। तो कोशिश करो कि इसमें नंबर लाए बढ़िया से। तो नंबर लाना भी एक एडिक्शन है, सिर्फ चरस गांजा लेना ही एडिक्शन नहीं होता है ना। नंबर लाना, सक्सेस लाना वो भी एक एडिक्शन है। तो नंबर लाने की कोशिश करो, जितना तुम्हारा हैसियत है कम से कम उतना लाए। 200 अगर डिजर्व करते हो तो 200 आना चाहिए, 190 नहीं आना।